Hello children, this is Resma's Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the fourth part of the topic Human Body Respiratory System. Under this topic, today we will learn about the मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों, आज हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। In the previous videos, that means in the part 1, we have learned about the respiration, breathing and also the difference between the respiration and breathing. In the part 2, what we have learned? We have learned about the respiratory organs, and under this topic we have learned about the upper respiratory organs, and in the part 3 we have learned the lower respiratory organs. If you want to watch these videos, links are given in the description box. So let's we come to our today's topic, mechanism of breathing. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कॉम्प्राइजेस ऑफ 2 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज इंस्पिरेशन और द इनहेलेशन। एयर थ्रू द नोस्ट्रिल इज ड्रॉन इनटू द लंग्स। द नेक्स्ट इज एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। द इम्प्योर एयर फ्रॉम द लंग इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स। तो बच्चों, ब्रीदिंग क्या है? हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ब्रीदिंग के बारे में जाना था। ब्रीदिंग दैट मीन्स नाक के द्वारा सांस को या एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। और इसमें जनरली 2 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है इंस्पिरेशन या फिर इसे इनहेलेशन भी कहा जाता है, और दूसरा है एक्सपीरेशन या फिर एक्सहेलेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? देखो, एयर थ्रू द नोस्ट्रिल इज ड्रॉन इनटू द लंग्स। तो एटमॉस्फेरिक एयर वो हमारे नोस्ट्रिल्स के द्वारा कहाँ जाता है? हमारे लंग्स तक जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया को इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन कहा जाता है। और जस्ट इसके ऑपोजिट एक्सहेलेशन में जो भी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो हमारे बॉडी में यूज हो जाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में निकालना या बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देना ही एक्सपीरेशन या फिर एक्सहेलेशन कहलाता है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं कि इंस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन प्रोसेस, during the inspiration process, the intercostal muscles expand. The rib cage moves up and outward, so the volume of the chest increases, and the diaphragm expands, which make it flatten out. As a result, moves down the windpipe and is drawn into the lungs. तो बच्चों, इंस्पिरेशन के प्रोसेस में जो भी इंटरकोस्टल्स मसल होती है, इंटरकोस्टल्स मसल दैट मीन्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ये मसल्स रिब्स को एक्सपेंड करती है, खींचती है, फैलाती है, जिसके कारण जो रिब केज होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर और थोड़ा सा बाहर की ओर, इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, थोड़ा सा ऊपर की ओर और थोड़ा सा बाहर की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से चेस्ट का या फिर जो थोरासिक कैविटी का है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके बाद जो डायफ्राम होता है, हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो ये डायफ्राम भी नीचे की ओर एक्सपेंड करता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि डायफ्राम डोम शेप का होता है, और जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है, और थोड़ा सी कैविटी में स्पेस बन जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से विंड पाइप में हवा अंदर आ जाती है। क्लियर?
चलिए इस डायग्राम की मदद से हम लोग थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। ये देखो, ये एयर अंदर की ओर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी इंटरकोस्टल मसल्स होती है, यहाँ देखो ये जो रिब्स के बीच में ये एरिया होता है, इन सब के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है और यही इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन के समय रिब्स को एक्सपेंड करती है, उन्हें फैलाती है और जिसके कारण रिब्स थोड़ा सा ऊपर की ओर, देखो रिब्स थोड़ा सा ऊपर की ओर और थोड़ा आउटवर्ड बाहर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो इससे चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जो डायफ्राम है, यहाँ देखो, यहाँ जस्ट लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है। तो इंस्पिरेशन के समय में ये डायफ्राम किधर मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। पहले ये डोम शेप का था, जब हम लोगों ने इंस्पिरेशन किया तो ये क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लैटेंड आउट, ये इस तरह का फ्लैट हो जाएगा, क्लियर, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इजीली एयर क्या होगी, हमारे भीतर आ जाएगी इस तरह से। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरेशन प्रोसेस में क्या होता है। ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन प्रोसेस the intercostal muscles relax and rib cage moves down and inwards, so the volume of the chest decreases. The diaphragm relaxes and returns to its dome shape and the chest cavity becomes smaller. As a result, the air is forced out to the lungs. तो एक्सपीरेशन प्रोसेस के दौरान जो भी इंटरकोस्टल मसल्स फैली हुई थी, है ना, हम लोगों ने इंस्पिरेशन में देखा था या पढ़ा था कि जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक्सपेंड हो गई है, वो फैल गई है। तो एक्सपीरेशन प्रोसेस में वो वापस फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, वापस फिर से रिलैक्स हो जाती है और उसके साथ ही साथ जो रिब केज था वो क्या हो गया था, वो इंस्पिरेशन में अपवर्ड और आउटवर्ड हो गया था, वो वापस फिर से अपने रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है और कैसा हो जाता है, ये मूव्स डाउन एंड इनवर्ड्स हो जाता है, वो थोड़ा नीचे की ओर और थोड़ा सा अंदर की ओर मूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट का वॉल्यूम है या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके बाद जो डायफ्राम है वो जो फ्लैट हो गया था, है ना, इंस्पिरेशन में डायफ्राम कैसा हो गया था, वो फ्लैट हो गया था, वापस वो फिर से अपने डोम शेप में आ जाता है। और इन सब के कारण जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है और चेस्ट कैविटी वो कैसी हो जाती है, वो स्मॉल हो जाती है और इसके कारण जो भी एयर है वो फोर्स्ड आउट टू द लंग्स हो जाता है, एयर लंग्स से बाहर निकल जाता है। इन सारे प्रोसेस में क्या होता है, चेस्ट का जो थोरेसिक कैविटी वो स्मॉल हो जाती है और जिसके कारण लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और इजीली एयर हमारे लंग्स से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकल जाती है। हम इस डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ देखो, हम लोगों ने इंस्पिरेशन प्रोसेस में देखा था कि जो भी रिब केस था या रिब्स था वो क्या हो गए थे, वो अपवर्ड हो गए थे, वो वापस फिर से क्या हो गए हैं, ये डाउनवर्ड हो गए हैं, वो डाउन हो गए हैं और इनवर्ड भी हो गए हैं, भीतर की तरफ भी हो गए हैं और थोड़ा सा नीचे भी हो गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो डायफ्राम था, डायफ्राम कैसा था, वो इंस्पिरेशन में फ्लैट हो गया था और एक्सपीरेशन में वो वापस फिर से डोम शेप का हो गया है। डायफ्राम रिलैक्सेस रिटर्निंग टू डोम शेप, वापस फिर से डोम शेप का हो गया है, क्लियर। तो इन सब प्रोसेस से क्या होता है, चेस्ट कैविटी डिक्रीज इन वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और जो एयर है वो इजीली लंग्स से होते हुए
बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो इस तरह से एक्सपीरेशन का प्रोसेस होता है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द एक्सहेल्ड air also contain a higher percentage of carbon dioxide and moisture than the inhaled air। जो भी हम लोग एक्सपेल आउट करते हैं या एक्सेल्ड कर देते हैं एयर, उस एयर में हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ अमाउंट में मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू इनहेल्ड एयर। ठीक है, देखिए बच्चों, इस जीआईएफ को देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे रिलैक्स होती है। ठीक है, ये देखो, ये रिबकेज है, ये क्या हो रहे हैं, ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन प्रोसेस के दौरान ये फैल रही हैं और फिर रिलैक्स हो रही हैं, फिर फैल रही हैं, फिर रिलैक्स हो रही हैं। जब भी एयर यहाँ से एंटर होता है तो ये फैलती है और अपवर्ड मूवमेंट में मूव करती है, और उसके बाद जैसे ही एयर बाहर निकलती है तो ये फिर से कैसी हो जाती है, ये डाउन हो जाती है और इनवर्ड हो जाती है। और इसके साथ ही साथ ये आप लोग यहाँ डायफ्राम का मूवमेंट भी देख सकते हैं, कैसे डायफ्राम डोम शेप का हो रहा है, फिर फ्लैट हो रहा है, फिर डोम शेप का हो रहा है और फिर फ्लैट हो रहा है। तो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन इस तरह का मूवमेंट हमारे चेस्ट कैविटी में होते रहता है। ठीक है, क्लियर? द नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम लोग जब भी इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो एयर का कंपोजिशन क्या होता है, चलिए हम लोग इस टेबल की मदद से इसे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑक्सीजन। जब भी हम लोग इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उसमें उस एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, ये 21% होता है। ठीक है, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट 21% होता है, जबकि एक्सपायर्ड एयर में जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं उस एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज 16% होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि O2 is used by the cells in the respiration। जब भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, तो वो लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड सेल्स में मिल जाता है और वो ब्लड सेल से होते हुए बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो जाता है। The next is the carbon dioxide. The percentage of carbon dioxide in the inspired air. Inspired air में ये है 0.3%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में 0.3%, लेकिन एक्सपायर्ड एयर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ये 4% हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोगों ने अभी जस्ट बताया था मैंने कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज हो जाती है, तो आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल्स के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से, नोस्ट्रिल से होते हुए बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 4% है। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन। इसका अमाउंट है इंस्पायर्ड एयर में 79% एंड एक्सपायर्ड एयर में भी इसका अमाउंट 79% है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे बॉडी में यूज नहीं होती है। Now the next is the water vapor. In the inspired air, its percentage is variable, and in the expired air, its percentage is always high. इंस्पायर्ड एयर में वाटर वेपर का अमाउंट वेरिएबल होता है, मतलब ये चेंजेस हो सकता है टेम्परेचर की वजह से या वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। तो इन सब की वजह से वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ सकता है या घट भी सकता है।
और एक्सपायर्ड एयर में हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पढ़ा था कि एक्सपायर्ड एयर में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसके साथ ही साथ मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। Some of the water evaporates and is lost along with breathing out the air. हमेशा रेस्पिरेशन प्रोसेस में या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज होता है या फिर मॉइस्चर रिलीज होता है। तो बच्चों ये था कंपोजिशन ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में जाना और अंडर दिस टॉपिक हम लोगों ने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को भी देखा। उसमें क्या क्या मूवमेंट होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सब के बारे में भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। द क्वेश्चन इज इन लंग्स वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। द ऑप्शन इज इन ब्रोंक्यूल्स, इन ट्रैकिया और इन एल्वुलाई, एंड द आंसर इज एल्वुलाई। ठीक है, लंग्स में गैसियस का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई में होता है। नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज what is the percentage of oxygen in expired air? expired air जो भी हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? द ऑप्शन इज 21%, 4% और द 16%। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी और इंटरेक्टिव फॉर्म में बना हुआ है। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।